नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे उस कश्मकश के बीच चलेंगे जिसने हमारे देश की दिशा तय की है। ये कहानी है हमारे संविधान की और उस रस्साकशी की जो सालों तक हमारी संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच चलती रही। आखिर पावर किसके पास ज्यादा है, कानून बनाने वाली संसद या उस कानून की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पास? आज हम इसी थ्रिलिंग सफर पर निकलेंगे और उन ऐतिहासिक मुकदमों को डिकोड करेंगे जिन्होंने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए आकार दिया। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम 4 बड़े पड़ावों पर रुकेंगे। पहला, गोलकनाथ केस और हमारे फंडामेंटल राइट्स। दूसरा, केशवानंद भारती और बेसिक स्ट्रक्चर। तीसरा, मिनर्वा मिल्स केस जहां पावर की लिमिट तय हुई। और चौथा, IR कोयलहो केस और 9वीं अनुसूची का विवाद। उसके बाद एग्जाम के लिए एक क्विक बुलेट स्पीड रिवीजन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोलकनाथ केस की। साल था 1967 और इसे हम एक तरह का प्रारंभिक प्रतिबंध या इनिशियल रिस्ट्रिक्शन कह सकते हैं। तो सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। 1967 में देश की पहली बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट शुरू हुई। और मुद्दा क्या था? मुद्दा एकदम सीधा पर बहुत बड़ा था। क्या हमारी संसद हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है? क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो नागरिकों के उन बुनियादी अधिकारों को कम कर सके या छीन सके जो खुद संविधान निर्माताओं ने हमें दिए थे? ये सिर्फ एक लीगल सवाल नहीं था, ये नागरिकों की आज़ादी और संसद की संप्रभुता के बीच की डायरेक्ट टक्कर थी। और इस टक्कर का जो नतीजा निकला वो काफी ड्रामेटिक था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए एकदम सख्त लहजे में कह दिया कि नहीं, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। एक तरह से कोर्ट ने पार्लियामेंट के आगे एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक खड़ा कर दिया। लेकिन क्या संसद चुप बैठने वाली थी? बिल्कुल नहीं। इसके जवाब में पार्लियामेंट ने बहुत जोर से काउंटर अटैक किया और पास कर दिया 24वां संविधान संशोधन। इसके जरिए संसद ने सीधा दावा किया कि भाई हमारे पास संविधान के किसी भी हिस्से जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं को बदलने की पूरी पावर है। यहां से दोनों के बीच का तनाव अपने पीक पर पहुंच गया। और इस तनाव का क्लाइमेक्स आया हमारे अगले पड़ाव पर, केशवानंद भारती केस 1973, जिसे हिस्ट्री का सबसे महान समझौता या द ग्रेट कॉम्प्रोमाइज भी कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात क्या है कि कोर्ट ने इस टकराव को रोका कैसे। 1973 का ये मुकदमा इतना विशाल था कि इसने न केवल सारे पुराने विवादों को सुलझाया बल्कि आगे के लिए गेम के रूल्स ही पूरी तरह बदल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ब्रिलियंट बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट कढ़ा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल ढांचा का सिद्धांत। कोर्ट ने कहा ठीक है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, यहां तक कि मौलिक अधिकारों में भी, लेकिन एक बड़ी शर्त पर। संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। सच कहूं तो ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने संसद की पावर को भी बनाए रखा और संविधान की आत्मा को भी बचा लिया। लेकिन ये मूल ढांचा आखिर है क्या? कोर्ट ने इसके कुछ क्लियर एग्जाम्पल्स दिए जिन्हें कोई भी सरकार कभी भी मिटा नहीं सकती, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी देश में कोई भी व्यक्ति या संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। दूसरा है हमारा लोकतंत्र, कोई भी अमेंडमेंट आकर डेमोक्रेसी को खत्म नहीं कर सकता। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू, संघवाद यानी फेडरलिज्म, जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बटी हैं, और हमारी धर्मनिरपेक्षता, ये सब इस बेसिक स्ट्रक्चर का अनिवार्य हिस्सा हैं। एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इन पॉइंट्स को दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लेना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे केस की तरफ, मिनर्वा मिल्स केस 1980। ये वो वक्त था जब इन लिमिट्स का असली टेस्ट हो रहा था। केशवानंद भारती केस के बाद भी अधिकारों की ये खींचतान रुकी नहीं थी। संसद ने एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाते हुए ये क्लेम करने की कोशिश की कि उसकी अमेंडमेंट पावर अनलिमिटेड है। और ये इस बात को बहुत शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे न्यायपालिका ने बैलेंस बनाए रखने का काम किया। एक तरफ संसद कह रही थी कि उसकी असीमित शक्ति पूरी तरह से वैध है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा कि संसद को संविधान ने सीमित यानी लिमिटेड पावर दी है, तो वो उस लिमिटेड पावर का यूज करके खुद को अनलिमिटेड पावर नहीं दे सकती। कोर्ट ने स्ट्रेस दिया कि देश की स्थिरता एक बहुत ही नाजुक संतुलन यानी मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच के बैलेंस पर टिकी है। कहानी आगे बढ़ती है और हम आते हैं साल 2007 में IR कोयलो केस, और यहाँ मुद्दा था 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल का। अब देखिए, वक्त के साथ
विवादों का स्वरूप भी बदला। शुरू से ही एक लूप होल जैसी धारणा बन गई थी कि अगर सरकार किसी कानून को नवी अनुसूची में डाल दे तो उसे कानूनी चुनौती या कोर्ट की नज़रों से पूरी तरह बचाया जा सकता है। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा लीगल सवाल उभरकर सामने आया। क्या संविधान का कोई भी हिस्सा, खास तौर पर नवी अनुसूची में रखे गए कानून, न्यायपालिका की आंखों से पूरी तरह से छिपाए जा सकते हैं? क्या वाकई कोई ऐसा सेफ जोन हो सकता है जहां जुडिशियल रिव्यू पहुंच ही ना सके? लोकतंत्र में पारदर्शिता के लिए ये सवाल बहुत बड़ा और गंभीर था। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट आया वो एकदम क्लियर कट था। कोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा, कुछ भी अछूता नहीं है। अगर कोई भी कानून, चाहे आप उसे 9वीं अनुसूची के अंदर ही क्यों ना छुपा लें, अगर वो संविधान के मूल ढांचे को वायलेट करता है तो जुडिशियल रिव्यू हमेशा हर हाल में संभव है। इसका मतलब साफ था कि न्यायपालिका की नज़र से कोई भी कानून पूरी तरह बाहर नहीं रह सकता। मूल ढांचा हर हाल में सर्वोच्च है। तो अब वक्त है एक क्विक एग्जाम रिविजन का। आइए इस पूरे लीगल टग ऑफ वॉर के इम्पैक्ट को समेट लेते हैं। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। ये दशकों में फैले हमारे सफ़र को एकदम क्लियरली मैप करती है। 1967 गोलकनाथ केस, जहां फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट पर ब्रेक लगाई गई। फिर 1973 में केशवानंद भारती केस, जिसने हमें बेसिक स्ट्रक्चर का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया। उसके बाद 1980 का मिनर्वा मिल्स केस, जिसने संसद की अनलिमिटेड पावर की कोशिशों पर लगाम कसी। और अंत में 2007 का IR कोहेलो केस, जिसने ये साबित कर दिया कि 9वीं अनुसूची भी जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है। इवेंट्स की ये क्रोनोलॉजी समझना बहुत ही क्रूशियल है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस टेबल को दिमाग में एक तस्वीर की तरह छाप लेना चाहिए। ये एग्जाम टेकर्स के लिए एक परफेक्ट चीट शीट है। एक तरफ केस का नाम और दूसरी तरफ उसका कोर इश्यू। गोलकनाथ, सीधा मतलब मौलिक अधिकार संशोधन का मुद्दा। केशवानंद भारती, बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा। मिनर्वा मिल्स का कनेक्शन है सीमित संशोधन शक्ति से। और IR कोएल्हो, सीधा सा जवाब है 9वीं अनुसूची की समीक्षा। एग्जाम में बैठने से पहले ये फैक्ट्स बिल्कुल फिंगरटिप्स पर होने चाहिए। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये विचार उभर कर आता है, न्यायपालिका केवल मुकदमों का फैसला नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के ये ऐतिहासिक फैसले वास्तव में उस नींव की तरह हैं जो भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को सींचते हैं और संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाते हैं। इन्हीं फैसलों की वजह से आज हमारे देश में सत्ता का संतुलन बना हुआ है। जैसे ही हम इस चर्चा के अंत पर आते हैं, एक बड़ा और दिलचस्प सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है। कानून और समाज तो लगातार बदल रहे हैं, तो भविष्य में चुनी हुई संसद और संविधान की रक्षक न्यायपालिका के बीच सत्ता का ये जो बेहद नाजुक संतुलन है, ये आगे किस दिशा में जाएगा? क्या आने वाले वक्त में नए विवाद इस ढांचे को और मजबूत करेंगे या नई चुनौतियां पैदा करेंगे? इस एक प्रोवोकेटिव सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं रोकते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर। आपसे इसके अगले हिस्से में मुलाकात होगी। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।